मनी हाइस्ट वो सीरीज़ जो इस टाइम पर वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज़ मानी जा रही है और शायद ऐसा है भी क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी एंड व्यूवरशिप रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। बात अगर पर्टिकुलरली इंडिया की करें तो यहाँ पर तो ये सीरीज़ काफ़ी समय से नंबर 1 स्पॉट पर चल रही है और वेब सीरीज़ देखने वाले लोगों में से लगभग सभी इसको पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान की एक कंपनी ने तो अपने एम्प्लॉयज़ को 3 सितंबर को छुट्टी देने की बात कही क्योंकि इस दिन इस शो का 5th सीजन रिलीज़ होने वाला है एंड इस कंपनी ने इस दिन को नाम दिया है नेटफ्लिक्स एंड चिल। इस सीरीज़ की इतनी पॉपुलैरिटी का जो रीज़न है वो शायद ये है कि ये सीरीज़ हाइस्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है। ये काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है और सस्पेंस एंड थ्रिल इसमें भरपूर है। लेकिन क्या ये चीज़ें सफिशिएंट हैं जो इसे वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज़ बना दें, या फिर यूँ कह लीजिए कि इसका कोई भी डाउनसाइड नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस सीरीज़ में कोई कमी नहीं है। इसमें कमियाँ हैं और काफ़ी कमियाँ हैं। वेलकम टू सिटी विद द फ्लिक एंड आज के इस वीडियो में हम आपको इस वेब सीरीज़ से जुड़े 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से आपको ये शो अवॉइड करना चाहिए या फिर इतना सीरियसली लेकर नहीं देखना चाहिए। हो सकता है आप हमारे इन पॉइंट्स से एग्री ना हो, लेकिन इन सभी को सुनकर एक बार इनके बारे में सोचिएगा ज़रूर और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बातें, ये पॉइंट्स कितने सही हैं और कितने गलत, एंड इस शो की आइडियोलॉजी को जानने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्रिएटिंग अननेसेसरी सिंपैथी फॉर कैरेक्टर्स टू प्रूव देम राइट। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये शो अपने सभी कैरेक्टर्स के लिए अननेसेसरी सिंपैथी क्रिएट करता है ताकि वो इनकी इन स्टोरीज़ को मीडियम बनाकर स्टोरी को आगे की तरफ चला सके और इन सभी कैरेक्टर्स की एक्टिविटीज़ को सही ठहरा सके। शुरुआत करते हैं इस शो के लीड कैरेक्टर प्रोफेसर से। इस वेब सीरीज़ में हमें प्रोफेसर की जो पास्ट स्टोरी दिखाई गई है वो ये है कि उसके फादर एक चोर थे और उन्हें पुलिस ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और मार दिया था। क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैसों को चुरा रहे थे इसलिए पुलिस को एक कदम उठाना पड़ा। इस चीज़ को ढाल बनाकर इस सीरीज़ में प्रोफेसर के कैरेक्टर को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि गवर्नमेंट ने उसके फादर को मारकर प्रोफेसर के साथ काफ़ी गलत किया और इसी बात को लेके वो गवर्नमेंट के खिलाफ है और बदला लेना चाहता है। और अपने बदले को पूरा करने के लिए प्रोफेसर एक हाइस्ट प्लान करता है जिससे वो अपनी ही कंट्री के पैसों को चुरा कर पुलिस एंड गवर्नमेंट को हरा दे एंड अपने फादर को एक ट्रिब्यूट दे सके। और उसकी इसी इमोशनल स्टोरी को दिखाकर प्रोफेसर के लिए व्यूअर के मन में सिंपैथी पैदा की गई है जिससे उसकी सारी एक्टिविटीज सही लगने लगे, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। और ओवरऑल प्रोफेसर को एक प्रोटैगनिस्ट की तरह प्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं इस सीरीज़ के दूसरे कैरेक्टर टोक्यो की, जिसका वॉइस ओवर पूरी सीरीज़ के दौरान चलता रहता है। इस शो में काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहां टोक्यो की गलती से सभी लोग प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं और इन सभी को फिर से कोई मेजर क्रिमिनल एक्टिविटी करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है। और इस चीज़ का सबसे प्राइम एग्जाम्पल हमें तब दिखाया जाता है जब पुलिस टोक्यो की गलती से रियो को पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के बाद जब वो उसके साथियों का नाम जानने के लिए उसे टॉर्चर करते हैं तब इस सीरीज़ में विक्टिम कार्ड खेला जाता है और सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एजेंसीज वाले रियो के ह्यूमन राइट्स सरकार को याद दिलाने आ जाते हैं। और इस सारे सिनेरियो को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि पुलिस रियो के साथ काफ़ी गलत कर रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो इन्हें पकड़ते ही ना। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, ये सीरीज़ इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज करके दिखाती है कि व्यूअर को सच में यकीन होना शुरू हो जाता है कि इन लोगों को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने से रोकने वाले सभी लोग गलत हैं। इस शो के पर्सपेक्टिव के हिसाब से ह्यूमन राइट्स सिर्फ क्रिमिनल्स के होते हैं, आम जनता या पुलिस का तो इस टर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। और इस पूरे क्रिएशन का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, क्रिमिनल्स के लिए सिंपैथी पैदा करना। और ये तो हमने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स बताए हैं। ये सीरीज़ इन चीज़ों से भरी पड़ी है जहाँ ये इन सभी कैरेक्टर्स के लिए अननेसेसरी सिंपैथी पैदा करके उनकी सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सही ठहराती है। नंबर 2, जस्टिफाइंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़। जो चीज़ ये शो सबसे अच्छे तरीके से करता है वो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करना। अपने सभी कैरेक्टर्स को मीडियम बनाकर जो चीज़ ये शो कन्वे करता है वो ये है कि इन सभी कैरेक्टर्स की अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ बेचारगी है जिसकी पूर्ति के लिए ये लोग गवर्नमेंट के पैसों को चुरा रहे हैं। यानी इन लोगों के चोरी करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल का पैसा ना चुरा कर उसे नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। ये तो बस गवर्नमेंट को अपना दुश्मन मानते हैं और गवर्नमेंट के पैसों को जो इनडायरेक्टली उन्हीं लोगों का है जो इस कंट्री में रहते हैं, ये उस पैसे को चुराते हैं और इनके हिसाब से ऐसा करना कोई क्राइम नहीं है, ये उनका हक है। और इनके हिसाब से गवर्नमेंट को इन लोगों को इस पैसे को चुराने से रोकना नहीं चाहिए। इन सभी एक्टिविटीज़ को सही ठहराने के लिए जो तरीका ये शो अपनाता है वो है ये दिखाना कि ये सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं, ये चोर तो हैं पर दिल के बुरे नहीं हैं।
क्योंकि ये होस्टेजेस का ध्यान रखते हैं, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। इन सब की अपनी अपनी काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इस पैसे से दूर हो सकती हैं, और अपनी इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के पैसों को चुराना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये उनका हक है। और किसी को भी, चाहे वो पुलिस हो या गवर्नमेंट हो, इन लोगों को ऐसा करने से रोकने का बिल्कुल भी हक नहीं है। नंबर 3, प्रेजेंटिंग पुलिस एंड गवर्नमेंट एज रूथलेस विलन्स। इस सीरीज़ के हर एक सीज़न, हर एक एपिसोड में जो चीज़ हमें सबसे अच्छे तरीके से दिखाई गई है वो है कि पुलिस और गवर्नमेंट किस तरीके से एक रूथलेस विलन का काम कर रहे हैं। कुछ क्रिमिनल्स जो गवर्नमेंट के पैसे को चुराना चाहते हैं, उन्हें तो ये सीरीज़ एक प्रोटैगनिस्ट यानी नायक की तरह प्रेजेंट करती है, लेकिन पुलिस और सरकार के जो लोग उन्हें इस चोरी को करने से रोकना चाहते हैं, उन्हें ये सीरीज़ एक एंटेगनिस्ट की तरह प्रेजेंट करती है। यानी अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो हीरो को विलन और विलन को हीरो की तरह किस तरीके से दिखाया जाए, ये इस सीरीज़ के मेकर्स को अच्छी तरह से आता है, और उन्होंने ऐसा किया भी है। क्योंकि इस शो के मेकर्स के हिसाब से जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सिद्धांतवादी और काफ़ी अच्छे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और गवर्नमेंट के जो लोग अपनी ड्यूटी ओवे करते हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकना चाहते हैं या उनको रोकते हैं, वो गलत हैं। इस शो के अंदर इतना ज़्यादा मसाला डाला गया है कि व्यूअर का फोकस इस शो की रूट्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और इस शो की पॉपुलैरिटी को देखकर तो यही लगता है कि इस शो के मेकर्स इस काम को करने में कामयाब रहे हैं। नंबर 4, पोर्ट्रेइंग सिविलियंस एज फूल्स एंड बैगर्स। इस पूरे शो के अंदर जो सबसे ज़्यादा हंसी आने वाली बात है वो ये है कि ये शो अपनी कंट्री के सिविलियंस को मूर्ख और भिखारी की तरह प्रेजेंट करता है। इस सीरीज़ के एक सीन में प्रोफेसर को किसी वजह से काफ़ी सिविलियंस को अपने सपोर्ट में लेना होता है, और इस काम को करने के लिए वो आसमान से कुछ नोटों की बारिश करवाता है, जिससे ये सभी नागरिक, ये सभी लोग दिमाग से पैदल भिखारियों की तरह उन्हें लूटते रहें और बिल्कुल अंधे होकर प्रोफेसर का साथ देने लगें। यहाँ तक कि रियो के केस में ही प्रोफेसर यही करता है और चंद नोट बरसाकर लोगों को अपने साथ लेकर गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाता है अपनी मांग मनवाने के लिए, और ये सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे इन सभी एक्टिविटीज़ को करते हैं जिससे गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया जा सके। और अगर बात इस आइडियोलॉजी की हो ही रही है तो हम आपको क्रिस्टोफर नोलन सर की मास्टरपीस मूवी सीरीज़ द डार्क नाइट की याद ज़रूर दिलाना चाहेंगे। इस सीरीज़ के 3rd पार्ट में यानी द डार्क नाइट राइजेज में जो बेन का कैरेक्टर दिखाया गया है उसकी भी यही आइडियोलॉजी होती है। बेन ब्लैकगेट जेल के बाहर खड़ा होकर यही भाषण देता है ना कि सरकार ने गरीबों को दबाया है, उन्हें उभरने नहीं दिया, और आज उन सब का जो हाल है वो अमीर लोगों की वजह से है। इनफैक्ट वो उन सभी लोगों से कहता भी है कि अमीरों को उनके घरों से खींच निकालो, वो सब छीन लो जिस पर आपका हक है। बेन भी इसी तरह की बातें करता है, लेकिन अगर प्रोफेसर का कैरेक्टर सही है तो इस हिसाब से तो बेन भी सही है। डार्क नाइट राइजेज में बेन को एक क्रांतिकारी की तरह दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन सर ने उसे वही पहचान दी जो वो डिज़र्व करता है। और ये बात पक्की है कि इस सीरीज़ के लवर्स में से 99% लोग डार्क नाइट सीरीज़ को भी पसंद करते होंगे, लेकिन एक बात तो ज़रूर माननी पड़ेगी, या तो बेन गलत है या प्रोफेसर। इस शो का एक और पहलू भी है, अगर ये सभी कैरेक्टर्स सही में ये चाहते थे कि आम जनता सरकार से पीड़ित है तो वो सारा पैसा लेकर भागे ही क्यों, उसे कम्युनिज्म की विचारधारा के अकॉर्डिंग सब में बराबर बांटा क्यों नहीं। अगर रियलिटी की बात की जाए तो इस सीरीज़ के मेकर्स ये भूल गए कि इस शो में सस्पेंस और थ्रिल डालने के लिए फिलोसफी और आइडियोलॉजी को भी बेकार नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 5, इट इज़ एक्सट्रीमली ओवररेटेड। ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि 1st और 2nd सीज़न तक ये शो फ्लॉप साबित हुआ था, और जब नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स खरीदे तब इस शो को प्रमोट किया गया एंड इसकी पॉपुलैरिटी में बढ़ावा देखने को मिला। लेकिन असल बात तो ये है कि इस शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाकर इसे वर्ल्ड का सो कॉल्ड बेस्ट शो बनाने के लिए इसे इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल टीवी शोज़ यानी वेब सीरीज़ नहीं भी देखता है तो वो भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि जिस तरीके से शो को प्रमोट किया जा रहा है और जैसी इसकी व्यूअरशिप एंड रेटिंग्स हैं, ऐसा इस शो में कुछ भी नहीं है। गाइज, ये था हमारा वीडियो अबाउट 5 रीजंस फॉर नॉट वॉचिंग मनी हाइस्ट। अब ये कहना भी सही नहीं होगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इस शो का पागलपन छाया हुआ है ज़्यादातर लोग इस वीडियो को डिसलाइक ही करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, लाइक या डिसलाइक दोनों में से कुछ भी करने से सच्चाई बदलेगी नहीं, वो जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी सभी सिनेमा लवर्स फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह के सिनेमैटिक वर्ल्ड से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका इस शो के बारे में क्या मानना है।
आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम मूवीज़ से जुड़ी अपडेट्स रेगुलर पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, शुक्रिया।